Hello, everyone, and welcome back to my YouTube channel. This is Anushka, and I hope you all are doing good. So, in today's video, I'm gonna tell you about the entire visa process, and also I will be telling you कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम वीज़ा फाइल करते हैं, यानी कौन से वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आगे वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो आई अप्लाइड ऑन 21 अक्टूबर 2024 फॉर माई वीज़ा. और यहाँ मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था वीज़ा अप्लाई करने में, और इसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जैसे ही आपको कॉलेज से ऑफर लेटर आपका मिल जाता है, आप तुरंत ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो. और उसका रीज़न ये है कि वीज़ा का डिसीजन आते आते ही ना आराम से 1 महीना लग जाता है. मतलब मिनिमम 25 to 30 बिजनेस डेज डिसीजन आते आते लग जाते हैं. और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनका जनवरी इनटेक था, तो वो बिल्कुल दिसंबर के मिड में या दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अप्लाई कर रहे थे वीज़ा के लिए. तो उनको जो है उनका वीज़ा डिसीजन आते आते ही 1 महीने से भी ऊपर लग गया था. तो ताकि ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, आप जल्द से जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना. सो वेबसाइट मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी. सो इस वेबसाइट पे जाकर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है. सो इन माय केस मेरे कंसल्टेंट ने मेरी हेल्प करी थी वीज़ा फाइल करने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ ऑन दिस वेबसाइट, और आफ्टर दैट माई कंसल्टेंट फिल्ड अप द फॉर्म. तो एक फॉर्म होता है, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे अपने आप को, जब आप रजिस्टर कर लोगे तो एक फॉर्म आपको दिखेगा जो आपको पूरा फिल करना होता है. उसमें बेसिकली आपकी डिटेल्स ही होती हैं सारी, कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ है, क्या है आपकी, आप कहाँ रहते हो, आपके फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपको सब उसमें फिल करना होता है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे 17,348 रुपीज़. सो ये आपकी वीज़ा फीस है, यानी जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हो तो उस अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए आपको ये फीस पे करनी होती है. सो अब यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट डेट भी बुक कर ली थी. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और थोड़ा मुश्किल भी कह लो, कि हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे सारे वीज़ा के लिए. सो मेरे कंसल्टेंट ने बेसिकली 1 हफ्ते बाद की डेट बुक करी थी, अपॉइंटमेंट डेट, क्योंकि वीज़ा के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं ना, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है. एंड मिनिमम 1 वीक इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो. एंड आपको जो भी टाइम लगेगा ना, वो बैंक के साइड से ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमने जो भी फंड्स हम शो करते हैं तो वो सब कुछ वीज़ा में आपको बाय प्रूफ शो करना होता है. सो वो बैंक स्टेटमेंट्स और भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं. तो उसमें बैंक जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने में थोड़ा टाइम लगा देता है. तो मिनिमम 1 वीक तो आपको लगेगा ही पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट करने में. तो आप भी 1 हफ्ते बाद की ही अपॉइंटमेंट डेट जो है अप्लाई कर देना, ताकि आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कलेक्ट कर सको. सो नाउ मैं अब आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है वाइल फाइलिंग योर वीज़ा. सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी अब कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब तक हमें ऐसे ना लिखी हुई चीज़ नहीं दिखती ना, बहुत कन्फ्यूजन होती है. तो इसलिए मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कहीं, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए. सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज AVATS समरी शीट. सो ये क्या होता है? तो ये एक आपकी समरी शीट है जिसमें आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी जो आपने VFS साइट पे फिल करी थी. तो जब आप पूरी अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लोगे, जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे, तो ये एक समरी शीट आपकी जनरेट होगी जो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो. और ये आपका बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल ऊपर लगेगा डॉक्यूमेंट, बाकी डॉक्यूमेंट से सबसे पहला ही डॉक्यूमेंट आपको ये लगाना है. सो योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर अपॉइंटमेंट लेटर. तो ये भी आपको पता है कि उस वेबसाइट पे ही आप डाउनलोड कर सकते हो. जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे, प्रॉपर आपने बुकिंग कर दी है, अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग कर दी है, तो ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा. आपको ये भी डाउनलोड करना है. बेसिकली इज जस्ट अ प्रूफ कि हाँ आपने अपॉइंटमेंट के लिए पेमेंट कर दी है. सो योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर ओरिजिनल पासपोर्ट. एंड यू नो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे गलती से भी घर पे छोड़ के मत आना. सबसे पहली चीज ये रख लेना, क्योंकि इसके बिना तो आपको पता ही है आपका प्रोसीजर ही आगे नहीं बढ़ेगा. नेक्स्ट इज योर वीजा SOP. सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेट है. एंड यहाँ पर भी ना एक क्वेश्चन आता है कि वीज़ा SOP क्या कॉलेज वाला SOP से डिफरेंट है या दोनों सेम है. सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ आपके 2 SOP बनते हैं. यानी कि जब आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, कॉलेज के लिए जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे होते हो, तो एक आपका होता है कॉलेज SOP जो कॉलेज के लिए जाता है, और
वीज़ा के टाइम पर भी आपका एक डिफरेंट एसओपी आपको बनाना पड़ता है जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए होता है। तो इसमें बेसिकली आप मेंशन करते हो कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ करा है, आपका कॉलेज कौन सा है, आपने कोर्स क्यों चूज़ करा, एंड आपका फ्यूचर गोल्स क्या है कि आप मतलब इंडिया वापस जाओगे या फिर क्या करोगे, फ्यूचर गोल्स। सो वो सब आपको इस एसओपी में फिल करना होता है। तो जब आप ये एसओपी बना रहे हो वीज़ा वाला, सो अच्छे से इसको ना बनाना एसओपी को, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एंड चांसेस हैं कि अगर ये सही से नहीं बनाया जाए तो रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा। तो एसओपी इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज योर चेक एंड वेरीफाई फॉर्म, और ये भी ना वीएफएस की वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये पूरे फॉर्म को फिल करना होता है, और इसमें आप बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, आपके फादर मदर की डिटेल्स फिल करनी है, आपने एजुकेशन कौन से कॉलेज से कौन से स्कूल से करी है वो सारी डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सब डालने हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपने मैनेजर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें सारी ऐड करी थी, क्यों, ताकि वो भी वेरीफाई कर सके मेरे वर्क एक्सपीरियंस को। तो आपको अपने मैनेजर का ईमेल आईडी और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होता है, अपने कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड वो सब आपको देना होता है। सो बेसिकली आपका थ्रू आउट जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी डिटेल्स हैं, आपको सब इसमें फॉर्म में फिल करना होता है, एंड मेक श्योर कि आप इसे काफ़ी केयरफुली फिल करो। फिर आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड ये वो सर्टिफिकेट है जो आपका वेरीफाई करता है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो उसके लिए ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, एंड इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो कि पीसीसी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या थ्रू आउट प्रोसीजर रहता है। सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है आइल्स स्कोर कार्ड, जो आपने आइल्स का एग्जाम दिया था उसकी मार्कशीट। देन आपका है ऑफर लेटर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर ऑफर लेटर, यानी कि आपको जो भी आयरिश कॉलेज में जहां आपने अप्लाई करा था, जो आपको वहां से ऑफर लेटर मिला है, वो आपको लगाना है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पर भी ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है। सो मैंने इसके लिए 5,000 समथिंग पे करे थे, और मैंने बजाज के थ्रू बनवाया था। आप किसी और के थ्रू भी बनवा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बजाज का ही हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना है। सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है फाइनेंशियल एंड इनकम समरी ऑफ टोटल फंड्स अवेलेबल। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने वीजा अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा डिले करा था, तो उसका रीजन मैं अब आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने डिले करा था। तो जब आप वीजा फाइल करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड शो करना होता है, और इसके पीछे का पर्पस यही होता है कि आप आयरलैंड जाकर अपना खर्चा उठा सकते हो कि नहीं, वो एक्सपेंस के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे, तो वो आपको फंड्स शो करने होते हैं। तो मैंने मिनिमम 10 लाख का फंड शो किया था, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि यार इतने ज़्यादा अमाउंट हम कैसे लाएंगे, कैसे शो करेंगे, तो आप कंबाइंड वे में भी फंड्स शो कर सकते हो। जैसे मेरे पास कुछ मेरी सेविंग्स थी, तो मैंने अपनी सेविंग्स भी शो करी है इस फंड्स में, और मेरे फादर मदर की भी कंबाइंड सेविंग्स, और ये सब मिलाकर हमने पूरा 10 लाख का अमाउंट जो है कलेक्ट करा था एंड शो करा था। तो आप इस तरीके से भी फंड शो कर सकते हो, आपको ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कैसे करेंगे यार। और ये भी एक रीजन था कि मेरे ऑफर लेटर आते ही मैंने क्यों वीजा के लिए अप्लाई नहीं करा, क्योंकि मेरे पास जो फंड्स थे ना वो 6 मंथ्स ओल्ड नहीं थे, तो मुझे एटलीस्ट 6 मंथ्स तक उसको बैंक में रखना था, तभी मैं उसको शो कर सकती थी, उसके बैंक स्टेटमेंट को शो कर सकती थी। इसलिए मैंने अक्टूबर में जाकर मैंने अप्लाई करा था, क्योंकि तब मेरे पूरे 6 मंथ्स जो है कंप्लीट हो गए थे। एंड इवन मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी मेरे साथ ही अप्लाई करा था, तो उसने तो प्रॉपर जो लोन लिया था सारा अमाउंट, उसने 20 लाख का लोन लिया था, उसने सारा अमाउंट डिसबर्स करवाया था बैंक में, एंड देन उसको 6 मंथ्स तक बैंक में रखा था, देन उसका स्टेटमेंट उसने शो करा था अपने फंड्स में। बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सिर्फ आप लोन अमाउंट ही डिसबर्स करवा के दिखाओगे, आपको उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अपनी सेविंग्स और थोड़ी बहुत एफडीज वगैरह भी शो करनी होती है। तो उसने 3 से 4 लाख समथिंग अपनी खुद की
एफडी वगैरह अपने मम्मी पापा की शो करी थी, और उसके साथ साथ लोन वाला अमाउंट भी शो करा था अपने बैंक अकाउंट में डिसबर्स करवा के। सो हम इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल एंड इनकम समरी ऑफ टोटल फंड्स अवेलेबल। तो इस फॉर्म में बेसिकली जो भी आपने फंड्स शो करे हैं अपने अपने मम्मी पापा के, जो भी फंड्स हैं, आपको उन सब की डिटेल्स इसमें डालनी है, सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसमें सब डालनी है, कितना अमाउंट आप शो कर रहे हो, तो वो सब आपको इस फॉर्म में फिल करना होता है। आफ्टर दैट आपका आता है एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर एंड डिसबर्समेंट लेटर। तो जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है उन्हीं से ही आपको सैंक्शन लेटर लेना है और डिसबर्समेंट लेटर लेना है कि आपने कितना डिसबर्स करवा लिया अमाउंट, तो वो वाला आपको फॉर्म लगाना पड़ता है। आफ्टर दैट आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सारे जो भी आपने शो करे हैं फंड्स में। सो वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ प्रूफ आपको लगाने होते हैं, जैसे आपका बैंक सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट बेसिकली, और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। कोई एफडी शो करी है तो सारी एफडीज आपको शो करनी है, उसकी रिसिप्ट्स शो करनी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पर्टिकुलरली लगाने होते हैं। इसके साथ साथ रहता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो जो भी लोग फंड्स शो कर रहे हैं, आपके फादर मदर, और इवन अगर आप भी फंड्स शो कर रहे हो अपनी साइड से, तो आप सभी का ही आईटीआर लगेगा। मिनिमम 2 to 3 years का आपका फाइल होना चाहिए आईटीआर, तो ये लगेगा। फिर सबका आईडी प्रूफ, फादर मदर आपका सबका आईडी प्रूफ लगेगा, लाइक योर आधार कार्ड। एंड उसके बाद आपको बनवाना पड़ता है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। तो जो भी फंड्स आप शो कर रहे हो, आपके फादर ने जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट का फंड वो अपनी तरफ से शो कर रहे हैं, तो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा आपके फादर का मदर का, तो वो आपको बनवाना है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूमे, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने बैचलर्स करी है, तो उसकी थ्रू आउट हर सेमेस्टर की जितनी भी मार्कशीट्स होती हैं, आपकी डिग्री, वो आपको सबका प्रिंट आउट करवाना है और यहाँ पे जो है शो करना है डॉक्यूमेंट। और फिर उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी अपना यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपकी मिनिमम 6 to 3 months की सैलरी स्लिप्स आपको सारी यहाँ पर प्रिंट आउट करवानी है और यहाँ पे शो करनी होगी। फिर आपकी जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट्स हैं, जो भी आपने अपने कॉलेज की फीस जब आपने पे करी थी, तो जो भी आपको रिसिप्ट्स मिली हैं वो सारी रिसिप्ट्स आपको शो करनी है। देन मिनिमम 2 to 3 पासपोर्ट साइज फोटोज, ये भी आप साथ में ले लेना। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना है, जिसका प्रिंट आउट निकलवाना है, वो है आपके पासपोर्ट की सारे पेजेस का प्रिंट आउट। तो आपके पासपोर्ट में जितने भी पेजेस है, 1 से लेकर जितने भी पेजेस हैं, उन सब का आपको प्रिंट आउट करवाना है और वो सारा आपको लेकर जाना है अपने साथ। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं अपने वीजा अपॉइंटमेंट लोकेशन पे। और जरूरी नहीं है कि आपको सबका कलर्ड फोटोकॉपी करवाना है, आप ब्लैक एंड व्हाइट करवाओ, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कलर्ड फोटोकॉपी ही होनी चाहिए। देन आफ्टर कलेक्टिंग ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, मैं वीएफएस ऑफिस गई थी ऑन 29 अक्टूबर 2024, क्योंकि ये मेरी अपॉइंटमेंट डेट थी और मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 हफ्ते बाद की ली थी सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। सो एक चीज मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने वीएफएस ऑफिस जाकर प्रीमियम लाउंज सर्विस लिया था। सो बेसिकली ये ऐसा होता है कि इसमें आपकी काफी हेल्प हो जाती है, मतलब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपका जो थ्रू आउट प्रोसेस है वो काफी स्मूथली एकदम हो जाता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, उनकी टीम होती है, वो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे बिफोर सबमिटिंग, और प्रॉब्लम होगी तो वो हैंड टू हैंड आपको बता देंगे। अगर प्रिंट आउट करने की जरूरत है कुछ है तो वो आपकी पूरी प्रॉपर हेल्प करेंगे। सो फॉर दिस प्रीमियम लाउंज सर्विस आई पेड 3500 रुपीज, एंड इसमें से भी 635 आपको रिफंड हो जाता है। तो उन्होंने वहां पर मुझे एक मेल आईडी बता दी थी कि आपको उस मेल आईडी पे जाकर मेल करना है और उनको बताना है कि 635 जो है आप मेरे रिफंड कर दो। तो बाद में मैंने उनको मेल करा था एंड मुझे ये वाला जो अमाउंट है 635 वो रिफंड हो गया था। फिर बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो अच्छे से वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप वहां पर लेकर जाओगे, प्रिंट आउट्स, एंड आपका बायोमेट्रिक होगा। एंड उसके बाद वो 2-4 क्वेश्चंस बस पूछेंगे कि कौन से कंट्री में आप जा रहे हो, कौन सा कॉलेज है, योर डेट ऑफ बर्थ, एंड इवन दे विल आस्क यू टू स्पेल योर एंटायर नेम। एंड ये सब करने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा वीजा का। फिर उसके बाद आपको एटलीस्ट, देखो वीजा डिसीजन आने में 25 to 30 बिजनेस डेज लगते हैं,
तो आपको इतना टाइम थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड ना ऐसा होता है कि आपको ना डर भी लग रहा होता है, पता नहीं क्या डिसीजन आएगा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, सच बताऊं तो। मेरा जो अपॉइंटमेंट डेट था वो 29 अक्टूबर था, और जो मेरा डिसीजन आया था वो उसके 1 महीने बाद आया था, यानी 28 नवंबर 2024 को मेरा वीज़ा डिसीजन आ गया था। आपको इसके रिगार्डिंग मेल भी आ जाएगी कि आपका अप्रूव हो गया है एंड आपका वीज़ा बाय कुरियर आने वाला है, डिस्पैच हो चुका है। सो उसी के नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा मुझे आ गया था मेरे घर पर बाय कुरियर। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसीजर, और आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड इफ आई नो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. So if you find my video informative, so please like, share and subscribe to my channel. So that's it for this video guys, and I'll see you next time. Bye bye.